हेलो स्टूडेंट्स, अगले 20 मिनट में मैं आपको नीट एग्जाम के लिए मिनिमम 24 मार्क्स का जुगाड़ करवाने वाला हूं। मैं अगले 20 मिनट में आपको कंप्लीट थर्मल फिजिक्स कवर करवाने वाला हूं, जिसमें थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्लूडिंग कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स कवर करेंगे। तो हेलो, आई एम सरदाचार्य। आई एम गोइंग टू कवर कंप्लीट टॉपिक फॉर यू। तो अगर आपको ये चीज पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कौन कौन से टॉपिक आपको 20 मिनट में कवर करने हैं। और ये अच्छे अच्छे नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, वो ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहला टॉपिक है मेरा थर्मल एक्सपेंशन। जब बॉडी को हीट किया जाता है तो उसमें वॉल्यूम, लेंथ या एरिया में इंक्रीमेंट होता है, उसको थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। उसमें सबसे पहला है टॉपिक आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अगला आता है जुलॉट, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था टेम्परेचर का। बहुत बढ़िया। ये बोलता है साहब, अगर टेम्परेचर ए बी और सी का, ए और सी का आपस में इक्वल हो और सी और बी का आपस में इक्वल हो, तो टेम्परेचर जो होगा वो तीनों का इक्वल होगा। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नीट में केवल इतना पूछा जा सकता है जुलॉट ने क्या किया। अगला आता है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल के रिलेशन पे फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो केल्विन माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल टू सी अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 120 इक्वल टू होता है कोई भी अननोन थर्मोमीटर स्केल का एक्स यानी रीडिंग, उसका लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट होता है। कंफर्म है? चलिए साहब, उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो तीन टाइप का होता है। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है एरियल एक्सपेंशन और एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। एरियल का होता है A इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। और वॉल्यूम का होता है V इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। जो L, A और V है, ये वाले ये होते हैं थीटा टेम्परेचर पे लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। L नॉट, A नॉट और V नॉट होते हैं 0 डिग्री पर लेंथ, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल एरिया। अल्फा, बीटा, गामा होते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर आपका मटेरियल आइसोट्रोपिक है तो अल्फा, बीटा, गामा का रेशियो होगा 1:2:3। कंफर्म है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया साहब। अच्छा, अगर नॉन आइसोट्रोपिक हो तो भाई साहब इधर अल्फा 1 अलग है, इधर अल्फा 2, तो बीटा होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड गामा होगा अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 का एडिशन होगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है थर्मल एक्सपेंशन। तो सीख लिया, इसके एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले होता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है जिसमें दो मेटल लगे होते हैं, एक साइड में कॉपर हो सकता है और एक साइड में आयरन हो सकता है, उनको चिपका दिया जाता है। अब अगर आप बाई मेटेलिक स्ट्रिप को गर्म करें तो देखो आपको दिख रहा होगा कि अल्फा ए का ग्रेटर देन बी है। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे एक्सपेंशन होगा और इसमें क्या होगा, अल्फा का ये बेंडिंग होगी। जो बेंडिंग होगी ना बाई मेटेलिक की, तो बाहर ज्यादा अल्फा वाला मटेरियल होगा और अंदर कम अल्फा वाला मटेरियल होगा। कंफर्म है? लेकिन 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 अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप है तो गर्म करने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें आर्क बना, तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डी अपॉन डेल्टा अल्फा डेल्टा थीटा। क्या होता है डी? डी होती है थिकनेस ऑफ दिस बाइमेटेलिक स्ट्रिप। डेल्टा अल्फा होता है डिफरेंस इन बोथ एक्सपांशन कोफिशिएंट एंड डेल्टा थीटा, कितना टेम्परेचर बढ़ाया। अगला आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बेटा सिंपल पेंडुलम क्या होता है आपको मालूम है? वो ऐसा टिक टॉक करता है। अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो साहब सॉरी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा और घड़ी को ज्यादा टाइम लग रहा है तो घड़ी स्लो हो जाएगी और पीछे हो जाएगी, तो आपको टाइम ऐड करना होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपने टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया तो वो जो लेंथ है जो पेंडुलम की वो श्रिंक हो जाएगी, लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा,
टाइम पीरियड भी कम होगा, क्लॉक फास्ट हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट L/G। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट L/G। क्लियर है भाई साहब? T इक्वल टू 2 पाई रूट L/G, यानी कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू √L/G होता है। कंफर्म है? चलिए जी, यहां तक डाउट नहीं है। अब सर अगर टाइम पीरियड बढ़ा या टेम्परेचर बढ़ा या घटा तो घड़ी में करेक्शन कितना करना होगा? तो सर देखो, करेक्शन का फॉर्मूला होगा डेल्टा टी, लॉस और गेन ऑफ टाइम इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। ये इंटू टी जो है वो टोटल करेक्ट टाइम है। आपको पूछे एक दिन में कितना चेंज करना होगा, तो टोटल टाइम होगा 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ का होगा 30 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। बहुत बढ़िया, क्लियर है। अगला आता है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस में क्या होता है? थर्मल स्ट्रेस में ये होता है साहब, अगर आप गौर से देखें तो थर्मल स्ट्रेस में आपके पास अगर एक मटेरियल है, एक रॉड है, और उसको तुमने नीचे से आग लगा दी, तो साहब आग लगाएंगे तो क्या होगा? इधर और इधर प्रेशर जनरेट होगा, फोर्स जनरेट होगा। वो रॉड एक्सपेंड होना चाहती है बट हो नहीं पा रही, तो इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। कंफर्म है? तो फॉर्मूला आता है यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा थीटा, F/A इक्वल टू यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा थीटा। अगला आता है कैविटी का एक्सपेंशन। अगर आपकी कैविटी है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंशन फोटोग्राफिक एक्सपेंशन होता है, यानी कि मटेरियल की भी वैल्यू बढ़ेगी और अंदर जो कैविटी है वो भी यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होगी। अगला आता है एक्सपेंशन इन लिक्विड। जब आप लिक्विड को गर्म करेंगे तो किसी कंटेनर के अंदर गर्म करेंगे, उस कंटेनर के अंदर क्या होगा साहब? उस कंटेनर का मटेरियल भी बढ़ेगा, यानी कंटेनर भी एक्सपेंड हो रहा है और वॉल्यूम भी एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है सर, तो क्या होगा? तुम्हारे पास जो एपरेंट एक्सपेंशन होगा वो होगा वॉल्यूम में एक्सपेंशन एपरेंट अपॉन v डेल्टा थीटा। रियल क्या होगा? एक्सपेंशन रियल कोफिशिएंट होगा डेल्टा वी आर, यानी कि रियल में वॉल्यूम कितना बढ़ा अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेल्टा थीटा। तो रियल जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा वो होगा एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट प्लस वेसल का एक्सपेंशन कोफिशिएंट। कंफर्म है? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक डाउट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, अगर गामा रियल होगा ज्यादा कंपेयर टू वेसल, अगर गामा रियल ज्यादा होगा कंपेयर टू वेसल, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। ये गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, ये रियल, हाँ रियल है। कंफर्म है? आगे बढ़े, चलिए। तो थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट है। थर्मल एक्सपेंशन में कोई डाउट नहीं है। थर्मल एक्सपेंशन में हम लोगों ने देख लिया कि थर्मोमेट्री क्या होती है, लीनियर एरिया और सरफेशियल एक्सपेंशन क्या होता है। उसके बाद हमने ये बात की कि एप्लीकेशन क्या है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या है, थर्मल स्ट्रेस क्या है और एक्सपेंशन ऑफ कैविटी क्या है। बढ़िया साहब, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, हीट यानी हीट और कैलोरीमेट्री। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हीट होती क्या है? हीट होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट होती है यूनिट मास का यूनिट डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने में दिया गया जो हीट है वो स्पेसिफिक हीट होती है। फॉर्मूला होता है H इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, जहां H हीट होती है, m मास होता है, S स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा थीटा टेम्परेचर इंक्रीमेंट है। देखिए वाटर की S आपको याद रखनी है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है और वेपर और आइस की ऑलमोस्ट 0.5 डिग्री सेल्सियस पर ग्राम होती है। हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट इनटू मास। स्पेसिफिक हीट इनटू मास जो होता है वो हीट कैपेसिटी होती है। अगला होता है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर का वो मास जो सेम हीट देने पर कंटेनर को सेम टेम्परेचर इंक्रीज करे, वो उस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। तो ये होता है मास ऑफ बॉडी या कंटेनर और स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट कंटेनर और दैट बॉडी। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट होती है H इक्वल टू ml। जब तुम्हारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज डिफरेंस होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे
तो भी हमें फेज चेंज करने के लिए हीट देनी पड़ती है। उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। यूनिट मास का फेज चेंज करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हीट दी गई है वो बेटा क्या होगी, लेटेंट हीट होगी। सर बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा मेल्टिंग यानी वाटर की होती है मेल्टिंग की 80 कैलोरी पर ग्राम और वेपर की होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी वाटर का एस होता है 1, आइस और वेपर का एस होता है 0.5। जो वेपराइजेशन की लेटेंट हीट होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, 536 होता है बट 540 याद रखते हैं। और मेल्टिंग की होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगला होता है फेज चेंज। फेज चेंज देखिए जब सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, और जब लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और जब लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में तो इसको बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग। बहुत बढ़िया। कभी कभी डायरेक्टली सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। आप कमेंट करके बताइए सब्लिमेशन के एग्जांपल क्या है, कौन कौन से मटेरियल सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। और कभी कभी गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में, इसका एग्जांपल होता है जो आपकी आइस फॉलो जो आपके बर्फ बनती है, जो बर्फ गिरती है उसको बोलते हैं स्नोफॉल को हम बोलते हैं, स्नोफॉल के प्रोसेस को बोलते हैं होर फ्रॉस्ट। अगला आता है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या होता है, फेज डायग्राम वो होता है जब आप एक प्रेशर और टेम्परेचर के साथ बनाते हो तो वो आपको अलग अलग फेज दिखाता है। तो गौर से देखिए ये फेज सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये वेपर है। तो ये जो लाइन होती है ना ये सॉलिड और लिक्विड की है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्यूजन कर्व, या वाटर के लिए बोलते हैं आइस लाइन। ओके अच्छा, अगला ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, वेपराइजेशन लाइन, और इसको बोलेंगे हम लोग सब्लिमेशन लाइन। एक पॉइंट ऐसा मिलता है, एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पर तीनों फेज प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो होता है टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस और 6.603 इंटू 10⁻³ ATM होता है। बहुत बढ़िया सा, ये ग्राफ समझ में आ गया भाई। अगर आपको ये पसंद आए ना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप अगले 15 दिनों में, अगले 5 से 6 दिनों में हम कंप्लीट चीजों को कवर कर लेंगे इसी तरीके से। चलिए आप मुझे बताइए याद हुआ या नहीं हुआ। अगला आता है हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व क्या होता है, टेम्परेचर के साथ अमाउंट ऑफ हीट को अगर आप ग्राफ बनाए तो शुरू में जब सॉलिड की हीट दी जाएगी तो सॉलिड हीट होगा, हीट होगा, हीट होगा, लेकिन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सॉरी मुझे लग रहा है कि ये वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं दिया होगा। उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर फिर बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, यहां पर जो होगा वो क्या हो रहा है, यहां पर फेज चेंज हो रहा है। फिर जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा जब तक उसका औकात एंटर नहीं हो जाती। फिर से फेज चेंज होगा और बढ़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं, यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एस जो होता है वो स्लोप पे डिपेंड करता है, यानी ये वाली स्लोप, जो ये वाली लाइन है उसकी स्लोप, तो इस वाले की एस होती है। और एल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों जो लाइन है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। आई होप क्लियर है। अगला आता है लॉ ऑफ मिक्सचर। लॉ ऑफ मिक्सचर ये बोलता है कि जब बड़ी गर्म चीजों को, हॉट को कोल्ड के साथ मिक्स किया जाएगा तो हीट ट्रांसफर होगा जब तक कॉमन टेम्परेचर नहीं आ जाए। जब कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा तो क्या होगा, कॉमन टेम्परेचर आने पर क्या होगा, हीट लॉस और हीट गेन इक्वल हो जाएगा। इसी को कैलोरीमेट्री का लॉ बोलते हैं। कंफर्म है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए आप देखिए फटाफट पिछले 5-7 मिनटों में थर्मल एक्सपेंशन की कैलोरीमेट्री कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। अगला देखिए बहुत ही तकड़ा आ रहा है सर, ये क्या है, ये क्या है, ये है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं हम। अब मोड ऑफ हीट ट्रांसफर 3 टाइप का होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कंडक्शन। देखिए कंडक्शन में क्या होता है सर, कंडक्शन में ये होता है कि आपके पास ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है,
आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और आगे वाले इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होता है, बट रियल मॉलिक्यूल का मोशन नहीं होता। बहुत बढ़िया। अगला आता है डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। जो रेट ऑफ हीट फ्लो होती है वो ही थर्मल कंडक्शन होता है। तो फॉर्मूला उसका होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस ऑफ के ए थीटा अपॉन एक्स। ये जो होता है थर्मल रेजिस्टेंस आता है जो होता है एल बाय के ए। अब बेटा याद रखिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल करंट का कंपेयर कर सकते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जबकि हीट का होता है I इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एल। आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, जबकि यहां पर होता है एल बाई के ए। बाकी सब एक बात बताऊं क्या, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो यहां पर भी R1 R2 होगा और यहां पर भी R1 R2 होगा। जब पैरेलल होगा तो यहां पर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वलेंट होगा। यहां पर भी पैरेलल में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होगा, यानी सेम होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है ग्रोथ ऑफ आइस। मान लीजिए कंटेनर क्या लेक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर सब जीरो टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक आइस की लेयर फॉर्म हो जाएगी। जो आइस की लेयर फॉर्म होती है वो होती है टी इक्वल टू, जो टाइम डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है टी इक्वल टू रो एल अपॉन 2k थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। जहां रो होती है डेंसिटी ऑफ आइस, एल होता है लेटेंट हीट ऑफ आइस, कौन सी वाली, फ्रीजिंग वाली, एक्स होती है थिकनेस ऑफ दिस आइस एंड के होता है थर्मल कंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ आइस, थीटा होता है कितना टेम्परेचर अंदर का बचा है। कंफर्म है भाई? मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया। साथ में याद करते चलिएगा फॉर्मूला को। अगला आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है ड्यू टू एक्चुअल मोमेंट ऑफ मास, और दूसरी बात ये डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। इसमें क्या होता है आप गौर से देखेंगे तो कन्वेक्शन करंट्स बनती है, कन्वेक्शन करंट बनती है। कंफर्म है? इसके अलावा डिटेल में आपको नहीं जाना क्योंकि इतना ही है सिलेबस में। एग्जांपल है आपकी ट्रेड विंड्स, जो आपके सीज होते हैं, जो सी होते हैं वहां पर क्या होता है डे और नाइट में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बस ये याद रखिएगा। अगला आता है रेडिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट। बच्चा बोलता है कि सर मुझे तो ये याद ही नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लग रहा है कि मेरा फोटो कुछ ज्यादा बड़ा है, और एक सेकेंड रुकिए, मेरा फोटो देखना बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए रेडिएशन में क्या होगा, सन और अर्थ होगी तो सन रेडिएशन एमिट करता है, नहीं इमीटर होता है, और ये होता है रिसीवर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट, कितनी एब्जॉर्ब हुई अपॉन कितनी आपकी इंसिडेंट हुई, वो होती है एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट। अगला आता है आपके पास स्पेक्ट्रल इमिसिविटी, क्यू ए लैम्डा अपॉन क्यू लैम्डा। तो ये क्या होती है, कितनी स्पेसिफिक लैम्डा की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई अपॉन कितनी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ गिरी। तो देखो स्पेक्ट्रल वर्ड बार बार आएगा तो पहले ही समझ लो। देखिए जनरल होता है पूरी लेमडा के लिए, स्पेक्ट्रल होता है पर्टिकुलर लेमडा के लिए। कंफर्म है? तो आपको याद रखना है एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट, उसके बाद होता है इमिसिव कोफिशिएंट। इमिसिव कोफिशिएंट क्या होती है, कौन सा इमिशन हुआ। तीसरा आता है इमिसिविटी। इमिसिविटी क्या होती है, इमिसिविटी होती है सर कितनी इमिट हुई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। उसके बाद आती है रिलेटिव इमिसिविटी, कितनी इमिट हुई किसी बॉडी से, बहुत बढ़िया, कितनी एनर्जी इमिट हुई अपॉन उसी सेम टेम्परेचर पे आइडियल ब्लैक बॉडी से कितनी हीट इमिट हुई, वो होती है क्यू आई बी। जो ई आई बी होता है ना, यानी कि इमिसिविटी ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी, वो 1 होता है, जबकि जनरल बॉडीज का होता है 0 से ज्यादा लेस देन 1। बहुत बढ़िया। अब सर ये आईबीबी, आइडियल बीबी कौन है, आइडियल बीबी वो नहीं, नहीं 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 वो नहीं ना ना
कोई भी बीवी आइडियल नहीं हो सकती, आप जान रहे हैं। हाँ, ये होती है आइडियल ब्लैक बॉडी भाई साहब। आइडियल ब्लैक बॉडी वो होती है जो लो टेम्परेचर पे सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और हाई टेम्परेचर पे सभी रेडिएशन को इमिट कर दे, वो होती है आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी का ए लैम्डा और ए बी 1 होता है और ई आर बी 1 होता है। बहुत बढ़िया। अगला आता है प्रीवोस्ट लॉ। प्रीवोस्ट बोलता है कि सभी बॉडी सभी टेम्परेचर पे रेडिएशन इमिट करेगी, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम रेडिएशन रोक पाओ। बहुत बढ़िया सर। अगला आता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने बोला कि ई लैम्डा और ए लैम्डा का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर वो कांस्टेंट होगा तो क्या होगा मालूम है? किस तरह अगर वो कांस्टेंट होगा यानी अच्छे इमिटर गुड एब्जॉर्बर होंगे और गुड एब्जॉर्बर अच्छे इमिटर होंगे, यानी कि गुड इमिटर गुड एब्जॉर्बर, बैड इमिटर बैड एब्जॉर्बर। बहुत बढ़िया। और ये आइडियल ब्लैक बॉडी के इक्वल होता है। अगला आया स्टीफन बाबा। स्टीफन बाबे ने बोला कि जो इंटेंसिटी होती है एनर्जी इमिटेड पर एरिया पर टाइम, वो सिग्मा टी की पावर 4 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जहां सिग्मा होता है स्टीफन कोफिशिएंट, सिग्मा होता है स्टीफन कोफिशिएंट और टी होता है टेम्परेचर केल्विन में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा स्टीफन लॉ केवल आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए लगता है, जब रियल ब्लैक बॉडी आएगी जो जनरल रियल बॉडीज आएगी तो ई आर यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला आता है अगर मैं इसको यूज करूं तो मेरे पास रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा? डीएच बाई डी टी सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, जहां टी नॉट है सराउंडिंग का टेम्परेचर और टी है बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर। क्योंकि याद रखिएगा रेडिएशन सरफेस की फिनोमिना है, तो आप यहां पर जितने भी टेम्परेचर देख रहे हैं वो सरफेस के हैं। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। अगला आता है रेट ऑफ कूलिंग। देखो बेटा एच की जगह एम एस डेल्टा थीटा लिख दो। अच्छा, एम एस डेल्टा थीटा लगूंगा तो डेल्टा थीटा का इधर आ जाएगा एम एस, तो एम एस अपॉन में आ जाएगा, तो इसको बोल देते हैं रेट ऑफ कूलिंग। यानी रेट ऑफ हीट लॉस जो होता है वो तो एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन रेट ऑफ कूलिंग आ गया अपने पास। यहां पर एक ए भी आएगा जो लिखा हुआ नहीं है, मैं 1 मिनट लिख देता हूं। ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट, चलिए हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहां तक डाउट नहीं है। अब हुआ ये कि न्यूटन ने देखा कि साहब अगर टेम्परेचर डिफरेंस छोटा होता है तो अपन अपना भी नाम बना सकते हैं। उसने भाई साहब बाइनोमियल यूज किया, अप्रोक्सीमेशन यूज किया। उसने बोला साहब रेट ऑफ कूलिंग जो होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन कब? जब टेम्परेचर डिफरेंस 35 से ज्यादा ना हो। अच्छा, अगर एक बॉडी का टेम्परेचर θ1 से θ2 जा रहा है तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एवरेज लिया जाएगा। थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बहुत बढ़िया। जो न्यूटन लॉ है ना, आप गौर से देखेंगे तो स्टीफन लॉ का ही अप्रोक्सीमेट लॉ है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला आता है स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए प्रैक्टिकली ये लूमर ने दिया था, लूमर और प्रिंस्टाइन, और मैथमेटिकली प्लैंक ने बताया था। इन्होंने ये बताया कि एट गिवन टेम्परेचर बॉडी सभी रेडिएशन एमिट करेगी 0 से इंफिनिटी वाले। बहुत बढ़िया। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जिस वेवलेंथ पर जिस वेवलेंथ की डेंसिटी ज्यादा है, जिसको बोलते हैं मीन वेवलेंथ। मीन वेवलेंथ क्या होते हैं? वो वेवलेंथ जो मैक्सिमम डेंसिटी या मैक्सिमम नंबर में है, तो वो क्या होगा? वो पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ने पे ये T1 T2 और T3 है, तो तुम्हारा ग्राफ पीछे शिफ्ट होगा। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी का आगे शिफ्ट होगा क्या? ओहो, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर वीन ने अपना लॉ दे दिया। वीन ने बोला कि साहब लैम्डा एम मीन वेवलेंथ इनटू टी, यानी कि टेम्परेचर बॉडी का कांस्टेंट होता है बी के इक्वल। बी की वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10 की पावर -3। अगला आता है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या होता है? किसी भी प्लेनेट का सोलर कांस्टेंट होता है उस प्लेनेट के यूनिट एरिया में गिरने वाली एनर्जी सन की। तो भाई साहब अगर मैं बोल दूं ये सन ने
तो ये जो है प्लैनेट, ये सन क्या करेगा, इस पूरे में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ के यूनिट एरिया को एनर्जी कितनी मिलेगी, तो फॉर्मूला बनेगा S इक्वल टू E ऑफ सन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन डी स्क्वायर, जो कि ये डिस्टेंस है। याद रखिएगा कि यहाँ पर S की वैल्यू कितनी होती है अर्थ के लिए, अर्थ की 1340 या वॉट पर मीटर स्क्वायर, या ऑलमोस्ट 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर। क्लियर है भाई साहब, मजा आया आपको, दिखा क्या कि बहुत ही जल्दी हम लोगों ने क्या कर लिया सर, हम लोगों ने ना जीवन सफल कर लिया, जो नरक जीवन था उसको स्वर्ग की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आपको ये वाले मस्त वाले नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कितने चैप्टर हुए, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री। अगला शुरू होता है केटीजी, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज पे क्वेश्चन बनता है वो मैं बता रहा हूं आपको। क्या बनता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, सबसे पहले बनता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के ऊपर। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सबसे ज्यादा सॉलिड के होते हैं, देन लिक्विड के, देन रियल गैस के, और सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं रियल गैस के अंदर। फिर पोटेंशियल एनर्जी का सीक्वेंस उल्टा होता है, रियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी जो इंटरनल वाली होती है वो सेम रहती है, क्योंकि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कंफर्म है भाई साहब, कोई डाउट नहीं है यहां तक। चलिए उसके बाद है गैस कांस्टेंट, यहां पर आर क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.31। उसके बाद है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट अपॉन Na, जो कि नंबर होता है कौन किसका, आवोगाड्रो का, उसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23। Na की वैल्यू भी याद रखनी है, एक बच्चे को मालूम होना चाहिए एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और एसटीपी होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात है, आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस वो होती है जिनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 0 होता है, यानी कंटेनर के कंपैरिजन में इनका वॉल्यूम 0 होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 होता है, तो जो वॉल्स पे प्रेशर और फोर्स होता है हर वॉल पे वो इक्वल होता है और डेंसिटी भी इक्वल होती है। E इक्वल टू 1 होता है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन होता है। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, कैनॉट बी लिक्विडिफाई क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 है, और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बहुत बढ़िया। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी या पीवी इक्वल टू एनकेटी। या एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जबकि स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ मोल। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मोल और नंबर में फर्क समझ में नहीं आता, सब कुछ सेम होता है। जब आर आ जाए ना तो पर मोल की बात हो जाती है, और जब के आ जाए तो पर मॉलिक्यूल की बात होती है। बढ़िया भाई, समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ सबको आपको इसको शेयर करना है। और आगे हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मॉडर्न फिजिक्स करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स सब कुछ कवर करेंगे। तो इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, कंफर्म है भाई साहब। चलिए उसके बाद आता है अपने पास गैस लॉज। तो सर गैस लॉ क्या होता है, सर वही जो जीवन में हमने पढ़ा नहीं क्या। देखिए गैस के लॉ होते हैं, एक होता है बॉयल लॉ। बॉयल्स लॉ में बॉयल होना, बॉयल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगला आता है चार्ल्स लॉ, सीपी चार्ल्स पी प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट तो V प्रोपोर्शनल टू T, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। अगला आता है गैलुसेक लॉ, गैलुसेक गैला आदमी था, गैलुसेक था, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। अगला आता है अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो ने बोला कि अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर किसी भी गैस का सेम हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, होने ही है, क्योंकि पीवी टी अगर इक्वल है तो मोल भी तो इक्वल होंगे। बहुत बढ़िया। अगला आता है डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ बोलता है एक कंटेनर में बहुत सारी अगर गैस है तो सभी गैस जो नेट प्रेशर होगा वो सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। बहुत बढ़िया। अगला आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। तो देखिए U जो होता है इंटरनल एनर्जी वो होती है F/2RT, जहां पर F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो CV जो होती है वो होगी DU/dt। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोनो एटॉमिक की होगी 3/2R,
और डाया की होगी 5/2r। Cp माइनस Cv जो होता है वो होता है R, जिसको मेयर का फॉर्मूला पूछते हैं। एक चीज जो आपको याद रहनी चाहिए, मीन फ्री पाथ, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया था। फॉर्मूला होता है 1/√2 में पाई डी स्क्वायर इंटू एन, जहां डी होता है डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल और एन होता है यूनिट वॉल्यूम में टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यानी कैपिटल एन अपॉन कैपिटल वी। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गैस मॉलिक्यूल की डिफरेंट स्पीड। तो गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, जबकि आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √3p/ρ या √3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर √3kT/मॉलिक्यूलर वेट। तो आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, मीन स्पीड, इन सब में पीछे तो सब सेम रहेगा, केवल आगे वाला मल्टीप्लाई होगा। तो आरएमएस में 3 होता है, एवरेज में होता है 8/पाई, मोस्ट प्रोबेबल में होता है 2 और आपके पास वैल्यू आ जाती है ये याद रखना बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में तो हमें आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो किसी भी गिवन टेम्परेचर की बात करें तो जो वीआरएमएस होता है ना, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद मीन वेलोसिटी, फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और देन साउंड की स्पीड। साउंड की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर गामा आ जाता है तो √γ/p/ρ, उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास आगे सेम फॉर्मूला √γ/RT/मॉलिक्यूलर वेट अपॉन √γ/kT/m। फॉर एनी टेम्परेचर, अगर किसी भी टेम्परेचर पर गिवन गैस की बात करें तो वी आरएमएस अपॉन वी साउंड होगा वो √3/γ होगा। इन दोनों का रेशियो लिया गया है भाई साहब, और वी आरएमएस और वी मोस्ट प्रोबेबल √3/2 होता है। अब जब ये देखा गया तो मैक्सवेल ने क्या बोला, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताया। उसने बताया कि साहब जैसे तुम्हें पीछे प्लांक ने बताया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल ब्लैक बॉडी की रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, वैसे ये होता है कि गिवन टेम्परेचर पर 0 से मैक्सिमम की सारी वेवलेंथ होती है। यहां पर भी गिवन टेम्परेचर पे 0 से मैक्सिमम की सारी स्पीड पार्टिकल के पास होती है। एक स्पीड ऐसी होती है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और वहां पर उसको बोला था मीन वेवलेंथ। अच्छा, उसके बाद ये कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन उससे जो पार्टिकल मोशन कर रहे हैं वो नंबर कम हो जाएंगे और ग्राफ राइट साइड शिफ्ट होगा। देखिए जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, पहले वाला ग्राफ ये था 500 केल्विन पे, दूसरे वाला था 1000 केल्विन पे, तीसरे वाला था 200 केल्विन पे। तो गौर से देखिए पहले एन मैक्सिमम इतने थे, बाद में इतने और बाद में इतने, यानी एन मैक्सिमम कम हुआ है लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ी है। कंफर्म है? अगला आता है प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρV/RMS²/3। काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर में रिलेशन होता है 3/2PV। कंफर्म है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है पार्टिकल कितने वे के अंदर मोशन कर सकता है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा है ना लेंदी हो गया वीडियो, लेकिन कोई ना, हम पूरा करना है, 20 मिनट की जगह 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है सर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ट्रांसलेटरी की डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनोएटॉमिक की होती है 300 यानी ट्रांसलेटरी 3, रोटेशन 0 और वाइब्रेशन 0। डायाटॉमिक की होती है 3+2 यानी कि 5, और ट्राई एटॉमिक में 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है लीनियर और एक नॉन लीनियर। तो लीनियर के अंदर तो डायाटॉमिक जैसा 3+2 होता है, जबकि नॉन लीनियर में 3+3 हो जाता है। फॉर एग्जांपल H2O, NH3 और मीथेन। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि H2O में, NH3 और मीथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है और कौन सी शेप होती है। याद आया? चलिए बढ़िया। हाई टेम्परेचर की बात कर दी जाए तो डायटोमिक में 7 हो जाती है, 3 तो वाइब्रेशन, 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेशन और 2 वाइब्रेशन आ जाती है। वाइब्रेशन की एक होती है काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन वाली और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी वाइब्रेशन की, यानी 7 हो जाती है। उसके बाद आता है मैक्सवेल इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल ने बोला जो भी एनर्जी होती है ना
वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब नेट जो एनर्जी होगी वो 1 की kT/2 है, तो नेट कितनी होगी F kT/2। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक की ट्रांसलेटरी कितनी होगी 3/2 kT। और वाइब्रेशन और रोटेशन 0, क्योंकि वाइब्रेशन रोटेशन का F 0 है। डाया एटॉमिक की ट्रांसलेटरी की होगी 3/2 kT। रोटेशनल की होगी kT क्योंकि 2/2, और वाइब्रेशन की 0 होगी, जबकि टोटल 5/2 kT होगी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो 3/2 PV था, अब V हट जाएगा। कंफर्म है भाई साहब। आप गौर से देखें तो मैंने KTG पूरा कवर कर लिया है, बहुत थोड़े से टाइम है। तो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका टारगेट है इस YouTube चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर कराना, और आपका उससे बड़ा टारगेट है कि सब्सक्राइबर हो या नो, आपको नीट के अंदर फिजिक्स के अंदर 150 मिनिमम स्कोर करना है। कंफर्म है भाई साहब? करेंगे ना? कमेंट करके बताइए कि आप करेंगे, और मुझसे कमिटमेंट कीजिए कि आप मेडिकल कॉलेज जाने के बाद अपनी सेल्फी मेरे पास करेंगे। तो अब की बार मेडिकल कॉलेज मेरे यार, अपना एक ही नारा, अब की बार मेडिकल कॉलेज मेरे यार। कंफर्म है? चलिए भाई साहब अगला। ओहो सर, इतने सारे कंप्लीट हो गए। अगला स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स में आता है सिस्टम, जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं। अगला आता है सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा सब कुछ सराउंडिंग है जीवन में। नीट आपका सिस्टम है, नीट के अलावा जो भी आपके मैसेज दे रही है या जिसके आप मैसेज कर रहे हैं वो सब सराउंडिंग है, वो कचरा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगला आता है थर्मोडायनामिकल वेरिएबल, NPVTM, नंबर ऑफ मोल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं ना बेटा। हाँ बेटा। अच्छा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटा? इंटरनल एनर्जी होती है टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आइडियल के अंदर थोड़ी देर पहले बोला कि इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स 0 है, तो आइडियल की इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0। अगर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी 0, तो आइडियल की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो केवल काइनेटिक होगी, और केवल काइनेटिक होगी तो आइडियल की गैस की इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। क्यों मेरी जान? चमका नहीं चमका? बहुत बढ़िया। चलिए अगला आता है चेंज इन इंटर एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी कोई भी प्रोसेस हो, एक ही फॉर्मूला होता है डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा थीटा। अगला आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? सिस्टम को हीट देंगे तो पॉजिटिव, सिस्टम से हीट ली तो नेगेटिव। वर्क डन बाय सिस्टम यानी कि वॉल्यूम बढ़ा है तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम यानी वॉल्यूम कम हुआ है तो नेगेटिव होगी। चलिए अगला आता है वर्क डन। सारे वर्क डन यही रटा देंगे। नॉर्मली जो वर्क डन होता है वो होता है P डेल्टा V, गैस का वर्क डन। लेकिन अगर P तुम्हारे पास वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dV ग्राफ आएगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ का जो एरिया होगा दैट विल रिप्रेजेंट आपका ग्राफ। कंफर्म है? उसके बाद एरिया, साइक्लिक प्रोसेस हो तो इंक्लोज्ड एरिया, साइक्लिक प्रोसेस में जो इंक्लोज्ड एरिया वो होगा। अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस है साइक्लिक के अंदर तो वर्क डन पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बच्चा कमेंट करके बताएगा कि क्या आएगा मेरी जान। चलिए उसके बाद आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन 0, आइसोबेरिक में होता है P डेल्टा V। उसके बाद आइसोथर्मल याद कर लेना NRT लॉग बेस E है V2/V1। लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ मेरी जान, कंफर्म। उसके बाद है एडियाबेटिक। बेटा ध्यान रखना एडियाबेटिक में क्या होगा? P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1 रट लीजिएगा। अगला फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है तो वर्क डन भी 0 होगा। हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन का वर्क डन होता है Q1 माइनस Q2। कितनी हीट उसने सोर्स से एब्जॉर्ब की और कितनी हीट उसने सिंक को दी। बहुत बढ़िया। कार्नो इंजन का वर्क डन का फॉर्मूला होता है NRT1 लॉग में V2/V1 प्लस लॉग में LN LN में यानी कि नेचुरल लॉग V4/V3। कंफर्म है? यहां तक डाउट नहीं है?
चलिए बढ़िया। अगला आता है फ्लोट, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, एनर्जी कंजर्वेशन पर है। डेल्टा क्यू दी गई हीट एनर्जी वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। अगर आपके पास मेल्टिंग प्रोसेस है तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, चेंज जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो होगा तो Q इक्वल टू क्या लिख दूं, ml, और उसकी वैल्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो नहीं होगा, वर्क डन ऑलमोस्ट जीरो होगा। बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होगा, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो एम वी एल वी, क्यों, क्योंकि वेपोराइजेशन है, फेज चेंज है, कंफर्म, इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होगा। आइसोकोरिक में V कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो, तो जो भी हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। स्लोप जो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस का वो इंफिनिटी होगा। चलिए, आइसोबेरिक प्रोसेस में P कांस्टेंट होगा और फ्लोट के कारण Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होगा, यानी कि NCP डेल्टा थीटा इक्वल टू NCV डेल्टा थीटा प्लस पी डेल्टा वी। और आइसोबेरिक का स्लोप जीरो होता है, यहां कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आइसोथर्मल के स्लोप और एडियाबेटिक के स्लोप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइसोथर्मल का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, फ्लोट यूज करूं तो डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, तो स्लोप इक्वल टू डीपी बाई डीवी होगा, वो होगा माइनस पी बाई वी। आप गौर से देखिए, अगर ये दो ग्राफ है तो T2 ग्रेटर देन T1 होगा। एडियाबेटिक में पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, स्टेट इक्वेशन या पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, या टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट होता है, या टी पावर गामा पी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होता, तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में डिफरेंस ये होता है कि आइसोथर्मल स्लो प्रोसेस होते हैं जबकि एडियाबेटिक बहुत ही फास्ट होते हैं। बहुत बढ़िया, जैसे कि ये टॉपिक हमने फास्टली कवर कर लिया है। चलिए, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, डेल्टा यू होगा माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर घटेगा। जबकि एडियाबेटिक कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ता है। जे कंफर्म है भाई साहब? चलिए, बहुत बढ़िया। पी का, अगर आप पीवी का ग्राफ बनाए तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो एडियाबेटिक के ग्राफ तो तीनों सेम बनेंगे, लेकिन जो गामा होता है मोनो एटॉमिक का 1.33 होता है, जबकि डाया का 1.4 और इसका 1.7। तो अगर आप बात करें तो सॉरी, ये मोनो एटॉमिक 1.67 वाला ग्राफ होगा, फिर डाया एटॉमिक का ये ग्राफ होगा और पॉली एटॉमिक का ये ग्राफ होगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद थी स्लोप की बात, तो स्लोप जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो माइनस ऑफ गामा पीवी होता है, यानी कि गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल स्लोप। फिर आता है फ्री एक्सपांशन, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो तो वर्क डन जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होती है। कंफर्म है? अगला आता है स्लॉट। स्लॉट होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दो स्टेटमेंट है, केल्विन और प्लैंक का, और अगला एक क्लॉसियस का। इसने दिया क्या था, इसने बताया था कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, या इनडायरेक्टली बोल दूं, नीटा और बीटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर की लिमिटेशन बताई थी। अगली बात इसने ये बताई थी कि जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई अपॉन उस टेम्परेचर की बात होती है। तो सर एंट्रोपी क्या होती है, रेंडमनेस ऑफ सिस्टम। इसका मतलब दुनिया की एंट्रोपी बढ़े जा रही है और तुम्हारी एंट्रोपी कम हुए जा रही है। तुम्हें रेंडमली नहीं पढ़ना, इसी चैनल पे आके मस्त वाले वीडियो देखना, पूरा सिलेबस कवर करना है। कंफर्म है? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, जिस पर पॉसिबिलिटी होती है, वो होते हैं हीट इंजन। हीट इंजन क्या होते हैं, सोर्स से हीट लेंगे, कुछ वर्क करके बाहर निकालेंगे और सिंक को हीट दे देंगे। तो इनकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन इनपुट। इनपुट Q1 है क्या, तो आप लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T1 या Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। रेफ्रिजरेटर क्या होते हैं, हीट इंजन हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं, रेफ्रिजरेटर उल्टा करते हैं, उनको वर्क दिया जाता है तो वो हीट को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। भाई साहब, इसमें आता है बीटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है Q2 अपॉन W, कितनी तुमने कोल्ड रिजर्वेयर से हीट एनर्जी ली और कितनी तुमने आगे हीट एनर्जी दी। बहुत बढ़िया फॉर्मूला बनेगा, T2 अपॉन T1 माइनस T2। नीटा जो होता है वो हमेशा लेस देन 1 होगा,
बट बीटा जो होगा आप कमेंट करके बताइए कि हमेशा वो 1 से ज्यादा होगा या कम होगा। अगला आता है कार्नोसाइकिल। कार्नोसाइकिल का वर्क डन का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, nRT1ln V2 V1 प्लस T2ln V4 V3 होता है। कंफर्म। एफिशिएंसी का फॉर्मूला सेम होगा। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती बट मैक्सिमम होती है। इसके लिए कार्नो थ्योरम आई थी, उसने बोला कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल होती है। कंफर्म है भाई साहब। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, सीवी डी यू बाई डी टी होती है। सीवी का फॉर्मूला होता है एफ आर बाई टू या आर गामा अपॉन गामा -1। गामा होता है सीपी बाई सीवी या फिर 1 + 2 बाई एफ। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की अगर आपको स्पेसिफिक हीट निकालनी जिसका पीवी की पावर एक्स है तो ये फॉर्मूला रख लीजिएगा, C = R अपॉन गामा -1 प्लस R अपॉन 1 - x। मोनो एटॉमिक की सीवी जो होती है 3/2R होती है, डाई की होती है 5/2R, पॉली एटॉमिक की 3R होती है। सीपी में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो सीपी बराबर सीवी प्लस आर। तो मोनो एटॉमिक का गामा आएगा 1.67, डाई का 1.4 और ट्राई का आएगा 1.33। कंफर्म है, मेयर फॉर्मूला क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आता है तो मैं इस क्वेश्चन को ही बता देता हूं। आप अगर देखेंगे तो, आप अगर गौर से देखेंगे तो जो ग्राफ होते हैं ना एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक के, वो इस तरीके से एक दूसरे को कट करते हैं। अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो सेम पोजीशन से, अगर आप एक्सपेंशन, कंफर्म क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा वर्क डन होगा आइसोबेरिक में क्योंकि इसका एरिया मैक्सिमम है, देन आइसोथर्मल में वर्क डन होगा और देन एडियाबेटिक में होगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन। लेकिन अगर ड्यूरिंग कंप्रेशन की बात करोगे तो ग्राफ उल्टे हो जाएंगे और ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा। कंफर्म है बेटा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको थर्मल फिजिक्स पूरे फॉर्मूले याद हो गए? कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर रहे होंगे इसी तरीके से। चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, फिर मिलते हैं। जय हिंद। और अब की बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरे यार, ये नारा ध्यान रखना है। अब की बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरे यार। इस बार डॉक्टर बन के अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है। चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।